जय हिंद दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप ज़ोरों-शोरों से आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपकी आने वाली एग्ज़ामों के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए और जल्द से जल्द आपको वर्दी मिले। आप भी कोशिश करिए और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को जल्द से जल्द वर्दी मिले। तो चलिए, हम आज के वीडियो में आप लोगों के लिए फिर एक टेस्ट पेपर लेकर आई हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लेकर आ रही हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए, कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, हम इस टेस्ट पेपर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए, इस टेस्ट पेपर का हम सेक्शन ए स्टार्ट कर लेते हैं। जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है, सभी को अभी तक इतने टेस्ट पेपर सोल्व करने के बाद पता चले गया होगा। तो चलिए, इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हु अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सरीक्षा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो ये सरिस्का वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये राजस्थान में। विच प्लेस इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? किस स्थान को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, किसको जाना जाता है? तिब्बत। और इसको दुनिया की छत के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये बहुत लंबा फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा जगह में फैला हुआ और बहुत ऊंचा भी है, इसलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। हु राइज द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? जिसने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो फ्रेंड्स, कौन थे वो? सुभाष चंद्र बोस। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ? सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स, बुक्स और उनके जो लेखक हैं, फेमस फेमस बुक्स और उनके जो राइटर्स हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। अब सॉल्व करेंगे हम सेक्शन बी, जो कि रीजनिंग का है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्द से जल्द। चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन बी का हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग सीरीज नंबर प्रोसीड अकॉर्डिंग टू अ रूल। वन नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, मिसिंग नंबर इज इंडिकेटेड बाय द स्पेस। व्हाट शुड बी द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द सीरीज? एक सीरीज दे के रखी है और इसमें आपको यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो है वो बताना है। इतना सारा बड़ा क्वेश्चन देके घबराना नहीं है। नेक्स्ट नंबर पूछा है डायरेक्टली इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें 17 से 15 का कैसे मिला है फ्रेंड्स? अगर इसमें से हम -2 कर देते तो हमें 15 मिल जाता है। 15 में से -2 करेंगे तो हमें 13 मिलेगा। 13 में से -2 करेंगे 11, 11 में से -2 9, 9 में से -2 करिए, कितना मिलेगा आपको फ्रेंड्स? यहाँ पे 7। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ JBTRB इज कोडेड लाइक दिस, हाउ विल UTOVRB कोडेड? तो इसको इस तरह से कोडिट किया जाता है। तो UTVR को कैसे कोडिंग किया जाएगा? मैंने हिंदी में हो गया है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, आप ऊपर वाले वर्ड्स देखकर इसकी कोडिंग कर लो। तो अगर हम देखें तो ये ZBTR और B, इनकी कोडिंग किस तरह से की गई है? U आया है। U का मतलब ये है कि यहाँ पर -5 मतलब 5 शब्द हम पीछे जाएंगे तो U आता है, UVWXYZ। बी के पहले अगर 5 करोगे तो क्या आएगा? रिवर्स चला जाएगा, मतलब ए के बाद जेड के बाद एक्स के बाद वाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? WWXYZAB। टी, इसी तरह से टी के 5 शब्द पहले कौन सा आएगा? ओ, PQRST। इसी तरह से आर के लिए MNOPQR। बी के लिए W आएगा। अगेन यहाँ पर बी एक बार हम कर चुके हैं तो दूसरी बार में करने की ज़रूरत नहीं, तो हम UTR को भी इसी तरह से कोडिंग कर लेंगे। U के 5 शब्द पहले कौन सा शब्द आएगा? तो अगर हम P से काउंटिंग करें तो वो PQRSTU, मतलब P को छोड़ना, उसके बाद QRSTU। और टी की इसी तरह से कोडिंग करें तो टी की ऑलरेडी यहाँ है तो हमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसकी जगह पे ओ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ओ का पूछा है तो ओ के 5 शब्द पहले क्या आएगा? तो अगर हम जे से शुरुआत करें तो जे को छोड़ के KLMNO, ठीक है। वी का क्या होना चाहिए? वी का QRSTUV। आर का ऑलरेडी यहाँ पर करा है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं, एम। तो इसकी कोडिंग क्या आई फ्रेंड्स? POJQ और एम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? POJQM कहाँ पर है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट साउथ वेस्ट हो जाए और वेस्ट, तो फिर वेस्ट क्या होगा? देख लीजिए, हम यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं। ये है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये साउथ। अब इन्होंने कहा कि ईस्ट को साउथ वेस्ट करना है, मतलब साउथ वेस्ट कहाँ है? यहाँ है।
यहाँ इसको हमने बना दिया ईस्ट। अब ये ईस्ट बन गई तो ये क्या बन जाएगी, वेस्ट, और ये क्या बनेगी ऊपर नॉर्थ, और ये साउथ। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि वेस्ट क्या बनेगी, तो वेस्ट कहाँ है, ये वेस्ट, ईस्ट और ये वेस्ट, तो वेस्ट क्या बन गई, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये क्या बन गई, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर इज रिटर्न लाइक दिस, हाउ विल फेब्रुअरी इज रिटर्न। तो दिसंबर को इन्होंने कैसे लिखा है जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पर DEER RD, हाँ देख लीजिए, अगर DECEMBR और R, अब इसको ना किस तरह से कोडिंग करिए फ्रेंड्स, जो लास्ट वाला वर्ड है वो यहाँ पर पुटअप कर दिया है डी की जगह पे। ठीक है, और जो डी है उसको एक आगे खसका दिया है। उसी तरह से ई है, उसको हम थर्ड पे लेकर आ जाएंगे, ई भी आ गया है यहाँ पर, और इस वाले ई को एक आगे हम खसका देंगे। ठीक है, और इसी तरह से बी आ गया है, और सी को आगे खसका दिया, एम आ गया, और फिर ई को आगे खसका दिया। तो इस तरह से देखिए RDEEBCME कोडिंग बन गई। मतलब क्या हुआ है कि लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको आगे लेके आ गए हैं, और जो ये आगे वाला अल्फ़ाबेट है इसको एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से हम फरवरी में कर लेते हैं, FEBRUAR और Y। चलिए हम इसमें कर लेते हैं, Y को आगे लेके आ जाते हैं, F को शिफ्ट कर देते हैं आगे। ठीक है, R को हम आगे लेके आ जाते हैं, B को शिफ्ट कर देते हैं, B नहीं E शिफ्ट होगा, उसके बाद A आ जाएगा, और फिर क्या शिफ्ट होगा, B शिफ्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद U आ जाएगा, और फिर R शिफ्ट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स, YFREAUR। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कहाँ है, YFREABUR, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। E4 है, F8 है, G16 है, मतलब E के बाद F आया, F के बाद G के बाद क्या आएगा, H। अब नंबर का देख लेते हैं, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 दूना क्या होगा, 32। इस तरह से इसकी कोडिंग हुई, तो इसका आंसर क्या होगा, H32। चलिए सेक्शन सी जो कि है फिजिक्स का, 15 क्वेश्चन फिजिक्स के एग्जाम में आते हैं, बहुत बड़ा पोर्शन है। तो चलिए इसके हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए सेक्शन सी का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो अ चार्ज, आवेश के प्रवाह के प्रतिरोध का गुण क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज, ये किसकी डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, ये रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता कहते हैं। आवेश के प्रवाह का जो गुण होता है, आवेश के प्रवाह के प्रतिरोध, मतलब आवेश फ्लो हो रहा है प्लस से माइनस, मतलब इस तरह से हमारे जो आवेश है करंट फ्लो होता है, ये हमारे प्लस प्लस आवेश और ये माइनस माइनस आवेश, ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करते हैं। अब इनके फ्लो में अगर कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो हम अवरोध सर्किट में किस तरह से उत्पन्न करते हैं, रेजिस्टेंस के द्वारा। तो ये जो गुण होता है अवरोध उत्पन्न करने का, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ साइकिल कंटिन्यू टू मूव इवन आफ्टर पेडलिंग इज स्टॉप। पेडल बंद करने के बाद भी साइकिल का पहिया क्यों चलता रहता है, उसका क्या कारण है। तो फ्रेंड्स आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। तो ये कौन सा नियम है, न्यूटन का पहला नियम, और जिसे जड़त्वता का नियम भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज ऑफ द इनर्शिया यानी कि जड़ता के कारण, या फिर न्यूटन का पहला नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, निम्नलिखित में से कौन गति के पहले नियम को परिभाषित करता है। तो गति का पहला नियम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो कौन सा जो है वो इसको परिभाषित करेगा, गति संरक्षण, जड़ता का नियम, द्रव्यमान संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट ऑफ वाटर इन अ रिवर। If the velocity of flow of water is 3 km per hour, what will be the resultant velocity of the boat? एक
नाव एक नदी की पानी की धारा के लंबवत जो है एक नाव इस वेलोसिटी से वेग से यात्रा कर रही है। अब लंबवत करती है तो क्या होगा, यदि पानी के प्रवाह का वेग दे के रखा है इन्होंने, तो नाव का परिणामी वेग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्या होता है, √v² प्लस u²। जब ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा फ्रेंड्स, जब आपकी जो नाव है पानी की धारा के लंबवत दिशा में ट्रेवल करेगी, वेग से यात्रा करेगी और आपको परिणामी वेग पूछाती है। परिणामी वेग का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर कौन कौन से वेलोसिटी दे के रखी है हमें, 16, ये 4 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे तो 16 होगा। ये वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन, ये किसकी वेलोसिटी है, बोट की, नाव की वेग। और धारा का कितना दे के रखा है, प्रवाह का 3, तो ये 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ अंडर रूट में क्या मिलेगा हमें, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, अंडर रूट कितना मिलेगा 25, यानी कि परिणामी वेग कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स साइज इज कॉल्ड। वस्तु और उसके आकार का अनुपात। वस्तु, ऑब्जेक्ट और उसका जो साइज़ है, जो भी साइज़ होगा, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन। ये आवर्धन की डेफिनेशन है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेटिंग द फाइनल वेलोसिटी। अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा सही है, पहला अगर हम देखते हैं तो v² = u² प्लस 2s होना चाहिए, तो ये तो रॉन्ग है। v = u प्लस 8 ये करेक्ट है। यहाँ पर v² नहीं है, ये भी रॉन्ग है। v = नहीं होता है, s = ut प्लस 1/2 at² होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, ध्वनि रिकॉर्डिंग डिवाइस कौन सी है। तो कौन सी डिवाइस को साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस कहा जाता है फ्रेंड्स, ग्रामोफोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज एक्सेलरेटिंग एट द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। द्रव्यमान देके रखा है आपको 0.5 किलोग्राम और क्या देके रखा है, ये 10 एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू देके रखी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बल ज्ञात करना हो। बल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, m × a होता है, बहुत ईजी है। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 0.5 × 10 यानी कि 5 न्यूटन इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज नोन एज, क्या है ये, कौन सा नियम है। लास्ट पेपर में मैंने बताया था कि ये किसे कहा जाता है, स्नेल लॉ, यानी कि स्नेल का नियम। द स्पीड ऑफ लाइट इस, प्रकाश की गति कितनी होती है, जल्दी मुझसे पहले इसका आंसर बता दीजिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए गॉस इज द यूनिट ऑफ, गॉस किसकी इकाई है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब इस तरह से अगर आप रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे R1, R2 और R3, ये क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और सीरीज़ में इस तरह से जुड़ेंगे R1, R2 और R3, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ में क्या होता है, तीनों का सम कर देते हैं तो ये आता है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है, 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपेसिटेंस, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। एक चालक की धारिता, आवेश और विभव के बीच में क्या संबंध होता है। तो फ्रेंड्स क्या संबंध होता है, C = Q × V, कैपेसिटेंस, चार्ज और ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की शक्ति की गणना कीजिए जिसकी फोकल लंबाई यानी कि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दे के रखी। तो सबसे पहले तो फोकस दूरी और ये जो क्या बोलते हैं पावर, इन दोनों में रिलेशन आपको याद होना चाहिए, बहुत कॉमन है, कितनी बारी करवा चुकी हूँ मैं। P = 1/f, ये फोकल लेंथ होती है और ये पावर होती है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, पावर पूछा है, नहीं पता,
फोकल लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स ये सेंटीमीटर में है और जो डायप्टर यूनिट है, आंसर हमारा डायप्टर में, डायप्टर के लिए ये जो यूनिट है ये मीटर में होनी चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 100 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे 1/100 करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर की प्लेस पे मैं क्या कर दूँ, इसको 50 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 50 नीचे आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो वैल्यू कितनी मिली हमें 2 डायप्टर। ये कन्वर्जन फ्रेंड्स याद रखना है आपको, ठीक है। डायप्टर क्या है, ऐसा यूनिट है और इसमें ऐसा यूनिट ही चलती है, और यहाँ पर सेंटीमीटर ऐसा यूनिट है नहीं, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है ना, इसलिए मीटर में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ अ वेव इज़ 200 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेवलेंथ इज़ 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फ्रिक्वेंसी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अभी तक। तो वेलोसिटी कितनी देके रखी है 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी पूछी है, वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर, फिर कन्वर्जन आ गया। ओहो ये कन्वर्जन तो बड़ा परेशान करता है, कोई बात नहीं। सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना मैंने अभी बताया कि कैसे किया जाता है। इसको आपको डिवाइड करना है 100 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का 5 दूना 10, 2 दूना 4। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी मिली हमें 400 हर्ट्ज़, क्योंकि हर्ट्ज़ भी क्या है ऐसा यूनिट है और ऐसा यूनिट सेंटीमीटर नहीं चलेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो हमारा आंसर फाइनली हमें क्या मिला 400 हर्ट्ज़। अब सेक्शन डी शुरू करेंगे जो कि है मैथ्स का, जिसके 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी भी अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए सेक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सेक्शन डी का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा मैथ्स आ गया, डरावना सा सब्जेक्ट, डरना नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द डायग्राम। में डायग्राम दे के रखा और उसमें से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अरे बाप रे बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक डायग्राम देख रखा। आप कैसे निकालो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें तो बाहर बाहर वाले एंगल देखे रखे हैं, इनका क्या करें हम ऐसा। आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बस ये याद रखिए। अब हमारे चतुर्भुज के चारों कोण तो ये अंदर वाले होते हैं, लेकिन इन्होंने तो सारे बाहर वाले दे दिया। अभी क्या करें, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। क्या करना है, ये जो एंगल है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा एंगल कितना 180 डिग्री का है। तो ये वाला मुझे एंगल चाहिए, तो 50 में से 180 को माइनस कर दो तो ये एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल कितना मिलेगा 180 माइनस 50। इसी तरह से ये भी पूरा 180 बना रहा है, तो इसमें से अगर 80 माइनस कर दूँ तो ये मिल जाएगा। तो ये कितना मिलेगा 180 में से 80 माइनस कर देते, ये भी एंगल मिलेगा। ये कितना मिलेगा अंदर वाला 180 माइनस एक्स। इसी तरह से ये भी 180 माइनस 120। अब मिल गए चतुर्भुज के चारों कोण, इनका योग 360 डिग्री कर दीजिए। चल कर देते हैं हम 180, ये 180 माइनस 50। यहाँ पर हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 180 माइनस 50 कितना होगा 130। एक एंगल 130 मिला। उसके बाद इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये मिलेगा 100। ये तो 180 माइनस एक्स ही रहेगा। चलो इसे मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ। एक मिला 100, एक मिला 130, और 180 माइनस 120 कितना मिलेगा 60। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ दीजिए। तो ये 180 ये हो जाएगा 100 और 130 कितना होगा 230, और ये 60 इसमें प्लस कर देंगे तो 290। 290 में आपको 180 प्लस करना है। चलिए यहाँ कर देती हूँ, लंबा हो जाएगा, भूल जाएंगे कहाँ क्या जोड़ा। 0 7 470 माइनस एक्स बराबर 360। तो यहाँ से x की वैल्यू इधर ले आइए तो x की वैल्यू मिल जाएगी। 360 माइनस कर देंगे इसमें तो 0, 7 में से माइनस हो गया 6 तो 1 मिला, और 4 में से 110। तो x की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी मिली हमें यहाँ पर 110 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था। चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 वाली कंडीशन याद रखनी है। और ये 180 होता है, एक ही लाइन पर जो ये एंगल बनते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है। उससे हमने चतुर्भुज के चारों अंदर वाले कोण निकाल लिए बाहर वाले कोणों से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल। अब ये तो बहुत ईजी है, मुझसे पहले टिक करना होगा आपको। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके इसमें से माइनस करना नहीं, मैं लगाऊंगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाली प्रॉपर्टी होती है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। ये तो हो जाएगा 51 प्लस 49 और ये हो जाएगा 51 माइनस 49, तो ये कितना हुआ 49, इसमें प्लस करेंगे तो 9 और 1 10 और 5 4 और 1 10, 100 और ये कितना मिलेगा 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू कितनी मिलेगी 200, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ गई, फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में नहीं तो। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वो क्या होता है ए क्यूब, अगर क्यूब की साइड आपको ए दे के रखिए वो कितना है 1000, यहाँ ये किसका क्यूब होता है 10 का क्यूब होता है, तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, ए की वैल्यू मिल गई हमें कितनी फ्रेंड्स यहाँ से 10, ठीक है। अभी 10 मिल गए, इन्होंने सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का 6a स्क्वायर, ठीक है, तो ये 6 और a की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना 100 होता है, तो ये कितना मिला 600, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ गई, मैथ्स तो बिना फॉर्मूले के आप कर नहीं सकते हो फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ सारे जितने भी मैथ्स के फॉर्मूले हैं उनकी लिस्ट किसी कॉपी या कागज़ में बना लीजिए और एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज करके जाइएगा, भूल जाओगे तो सड़े से क्वेश्चन आप छोड़कर आ सकते हो एग्ज़ाम में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। रोम्बस का फॉर्मूला होता है जब आपको डायगोनल दिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2, D1 कितना दे के रखा है 10 और D2 कितना दे रखा है 8.2। अब यहाँ पर हमें एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है, इसलिए हम कन्वर्जन नहीं करेंगे, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे मीटर में। ये हो जाएगा 2 1 2 2 4 8 2 1 2 और ये हो जाएगा 41, तो इसका राइट आंसर होगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस इलेक्ट्रिक पोल इन 20 सेकेंड व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें पता है फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ डिवाइड बाय टाइम। स्पीड कितनी दे के रखी है फ्रेंड्स, पूछी है स्पीड तो दे के नहीं रखी है, लेंथ दे के रखी है 300 मीटर और टाइम दिया है 20 सेकेंड और फिर कन्वर्जन आ गया। मैं इस कन्वर्जन से परेशान हूँ, आप भी होंगे। चलिए करते हैं कन्वर्जन, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या कंडीशन है, क्या यूज़ करेंगे, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, 15 मीटर पर सेकेंड को मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँ मल्टीप्लाई करूँगी मैं 18 डिवाइड बाई 5। ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते करते एक पेज भी साथ में रखिए जहाँ पर आपको लगे कि ये फॉर्मूला नया पड़ा है, ये नई ट्रिक पड़ी है, नया कन्वर्जन पड़ा है, तो उसको उसी टाइम उस कॉपी या पेन में लिख लीजिए और एग्जाम के एक दिन पहले उसको पढ़ के जाइए, भूलेंगे नहीं। 5 3 15, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 में तो कितना होगा 3 और 24, 3 कम 3 और 2 5, 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ A रेशो B 5, A डिवाइड बाई B की वैल्यू, रेशो का मतलब डिवाइड ही होता है, लगभग 5 डिवाइड बाई 6 दे के रखी है। B डिवाइड बाई C की वैल्यू कितनी दे के रखी है 9 डिवाइड बाई 15। अब आपसे पूछ लिया A डिवाइड बाई C, ओहो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, मुझे A के डिवाइड में C चाहिए, तो मैं क्या तिकड़म लगाऊँ यहाँ पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, A डिवाइड बाई B इंटू B डिवाइड बाई C। इससे क्या होगा देखिए क्या होगा, 5 डिवाइड बाय, तो इनके RHS वाले पार्ट का भी मल्टीप्लिकेशन होगा LHS के बाद, B से भी कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा A डिवाइड बाई C, और इन्होंने A डिवाइड बाई C ने A रेस टू C की वैल्यू पूछी है। ये हो जाएगा 5 3 15, 3 3 9, 3 कम 3 3 दूना 6, 1/2, ठीक है, तो ये कितना मिला 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years एट द एनम ऑफ द रेट 6%, इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 5200। ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज, फॉर्मूला तो याद होगा P, फिर भी लिख देती हूँ, नोट कर लीजिए कॉपी में, इंटू 100 डिवाइड बाई 100।
P कितना है 5200, R कितना है 6 टाइम 2 डिवाइड बाय 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 12 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 दूना 24, 12 पंजे 60 और 2 62, 624 आएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। अब फ्रेंड्स कोई आप बोलोगे मैम क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्या सॉल्व करें। कोई बात नहीं, मतलब प्रिंट नहीं हुआ है, मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंडीशन देके रखी है कि x जो है वो ग्रेटर देन y है और z की वैल्यू लेस देन 0 है। और क्या कंडीशन देके रखी है कि जो x, y और z है ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। मतलब रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस पॉइंट वाला, रेशनल इरेशनल सभी नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। ठीक है, तो इन्होंने ये 3 कंडीशन देके रखी और आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें ट्रू है। ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए इसमें से आपको ट्रू ऑप्शन छांटना है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन दिमाग लगाओगे तो इजीली हो जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट भी कर पाओगे। चलिए मैं बताती हूँ कैसे करना है। पहली कंडीशन अगर फ्रेंड्स देके रखी है इन्होंने कि x डिवाइड बाय वाई ग्रेटर देन है क्या y डिवाइड बाय z से। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि x की वैल्यू जो है वो y से ज़्यादा होनी चाहिए। तो x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर मान लिया 4 मान ली और y की वैल्यू हमने 2 मान ली और z जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू आप माइनस में माननी पड़ेगी आपको, -1 -2 कुछ भी मान सकते हैं। मैंने 3 वैल्यू मान ली, आप कुछ भी मान सकते हो। पहली कंडीशन हम चेक करें तो x डिवाइड बाय वाई अगर हम करेंगे, x की वैल्यू हमने यहाँ पर 4 मानी है, ये y है और ये z है। तो 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या ये ज़्यादा आ रहा है 2 डिवाइड बाय -1 से। हाँ मैडम ये तो ज़्यादा आ रहा है और ये कंडीशन तो बिल्कुल ट्रू है। नहीं, एक कंडीशन और भी यहाँ पर हो सकती है कि y की वैल्यू -2 भी तो हो सकती है, क्योंकि इन्होंने y थोड़ी ना कहा है, y x से छोटा होना चाहिए, लेकिन y रियल नंबर है, y कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो ये तो प्लस के लिए तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन अगर माइनस के लिए मैं चेक करूँ तो 4 डिवाइड बाय -2 इज़ ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाय -1। तो ये कितना होगा 2 दूना 4 और ये -2 इज़ ग्रेटर देन -2 आ रहा है, या फिर इससे बड़ी वैल्यू ही हमेशा आएगी। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। दूसरी कंडीशन हम चेक कर लेते हैं, x इंटू वाई। चलिए x इंटू वाई करेंगे हम, यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू से ही सॉल्व कर लेते हैं, 2 वैल्यू रख के मैं सॉल्व नहीं करूँगी। x इंटू वाई यानी कि 4 इंटू -2, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है y इंटू जेड से। y मतलब -2 और -1, ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, प्लस में आ रही है, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं, z डिवाइड बाय x। z मतलब हमने -1 माना, डिवाइड बाय x यानी कि 4 मान लिया, क्या ये लेस देन आएगा z डिवाइड बाय y कितना है -2, तो ये तो प्लस में आ रही है, ये वैल्यू माइनस में आ रही है। हाँ ये इसके लिए तो करेक्ट है माइनस वाले के लिए, लेकिन अगर प्लस वाली वैल्यू के लिए चेक कर लें तो हम अगर एक कंडीशन के लिए ट्रू हो जाता है तो दूसरी के लिए चेक कर लेना, क्योंकि फॉल्स भी हो सकता है। तो ये क्या है -1 डिवाइड बाय 4 और -1 डिवाइड बाय अगर प्लस का 2 लूँ तो ये तो दोनों कंडीशन क्या है, ये भी रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है बड़ी है। माइनस में हमेशा जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, ये ध्यान रखना। माइनस साइन लग जाता है तो वो बड़ी छोटी हो जाती है, छोटी बड़ी हो जाती है, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, लास्ट वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं, x डिवाइड बाय z वाली। x की वैल्यू कितनी मानी है हमने 4, z की वैल्यू कितनी मानी -1 और लेस देन y की वैल्यू कितनी मानी है। चलिए पहले y की वैल्यू +2 के लिए चेक कर लेते हैं, फिर माइनस के लिए चेक कर लेंगे, ट्रू हो जाएगी तो। और x की वैल्यू कितनी मानी है हमने यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा माइनस में और ये प्लस में, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है। चलिए हम माइनस वाली कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, ये 4 ये -1, अब +2 की जगह हम -2 डिवाइड बाय 4, तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। हाँ 2 एकम 2 2 दूनी 4 और ये 1/2 ये स्मॉल है इससे। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन तो क्या है मैंने वैल्यू रख के आपको एक्सप्लेन किया है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, इसको वैल्यू पुटअप करके ही आपको चेकअप करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 2y - 4x = 24 और 2 इक्वेशन दिए, 2 इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी है। 2y - 4x = 24 है और y + 3x = कितना 7 है। अब क्या करना है इसमें, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाएगी
2y माइनस 4x इज इक्वल टू 2 4, ये हो जाएगा 2y, ये 2 3 ज़ा 6x और ये हो जाएगा 7 दूना 14। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 और ये 4 10 हो जाएगा, माइनस का 10 x होगा, ठीक है। और ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पर -1। x की वैल्यू -1 मिली तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करके y की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस का 3 हो जाएगा, मैंने x की वैल्यू -1 रख दी, इधर आके 10, तो y की वैल्यू कितनी मिली 10। -1 और 10 ये x और y की वैल्यू मिलेगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पर है -1 और 10, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं हम। अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर मेड अप ऑफ द सेम वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर हाई लेवल के थोड़ा लेवल अच्छा होगा पेपर का तो इस तरह के क्वेश्चन जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल और ये एरिया और पेरीमीटर है उसमें से ये क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा है, एक तार है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के रूप में, तो वृत्त के रूप में तार था, अब इसी तार से क्या बना दिया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इस तार को ना काटा है ना काट के फेंका है, सेम एज इट इज़ तार से आपको क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। स्क्वायर नहीं बना, रेक्टेंगल बन गया बट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी जो आसपास की लंबाई होगी वो इसके आसपास की लंबाई के बराबर होगी, ये कंसेप्ट इसमें ध्यान रखना। मतलब इसकी जो परिधि होगी, पेरीमीटर परिधि पेरीमीटर दोनों सेम ही होते हैं, सर्कल में परिधि हो जाती है और इसमें दूसरे फिगर में उसको पेरीमीटर बोल देते हैं, परिमाप, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बराबर कर देते हैं, चलिए 2πr, और स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाएं एक जैसी होती है इसलिए चारों का जोड़ देंगे, अगर a मानी तो a 4a, ठीक है, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 22/7, r की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4 और ये यहाँ से a निकल जाएगा, a क्या होगा, इस वर्ग की साइड यानी कि भुजा, और जो वही हमसे क्वेश्चन पूछी है। तो चलिए हम सिंपली 7 पंजे 35, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 10 है, ये 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 एकम 2, 2 पचाम 10, 2 पचाम 10, तो ए की वैल्यू कितनी मिली 55 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द टोटल एरिया ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। ये तो डायरेक्ट फार्मूला, कभी कभी एग्जाम में फार्मूला भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो एक लंबे वृत्ताकार बेलन, लंबा वृत्ताकार बेलन का मैं आपको डायग्राम बना दूं ताकि आपको उसका फॉर्मूला जल्दी से याद हो जाए। तो इसका जो है कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला, टोटल एरिया ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर, उसका आपको याद करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ और याद कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला है 2πr r+h ये होता है। अब ये कैसे मिला, देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल पूछा है तो इसका जो आसपास का क्षेत्रफल होगा और इसका आसपास का क्षेत्रफल होगा, इसका πr² होगा, नीचे वाले सर्कल का, ऊपर वाले सर्कल का πr² होगा, और बीच में क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई क्या है इसमें, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये क्या है, त्रिज्या है, मतलब ये है 2πr, और इसकी जो चौड़ाई है फ्रेंड्स वो कितनी है, h है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ये πr² दोनों जुड़ जाएंगे तो 2πr² प्लस 2πrh, ठीक है। अब इसमें से हम 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr मैंने कॉमन ले लिया, r प्लस h, तो ये मिल गया मुझे क्या, इसका सिलेंडर का कुल क्षेत्रफल। तो ये सिलेंडर का कुल क्षेत्रफल अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो इस तरह से बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 men or 7 women can do a work in 32 days, then how many days will 6 men and 2 women together do this work। बहुत टफ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर सबसे हार्ड लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा तो यही होगा। चलिए तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इन्होंने कहा है कि 3 मेन और 7 वुमेन दोनों इस काम को कितने दिन में कर देते हैं फ्रेंड्स, 32 दिन में। मतलब 3 औरतें भी 32 दिन में इस काम को करेंगी और आदमी भी इस काम को 32 दिन में करेंगे। तो यहाँ से ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि 3 आदमी 32 दिन में इस काम को करेंगे और 7
औरतें इस काम को 32 दिन में करेंगी। तो दोनों बराबर ही कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलकर 32 दिन में ही लगभग काम कर रहे हैं। 32 दिन में 7 वुमेन काम कंप्लीट करती है और 32 दिन में 3 मेन आदमी कंप्लीट करते हैं, इसलिए हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अभी 32 से 32 कैंसिल हो गया, यहाँ मुझे वैल्यू मिल जाएगी 3/7 मेन। 3/7 मेन इज इक्वल टू क्या होगा, वुमेन। यहाँ से मैंने वुमेन की वैल्यू निकाल ली। अब क्यों निकाली, क्योंकि वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इन्होंने किसका पूछा है, 6 मेन और 2 वुमेन टुगेदर कैन डू दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। तो हम इस क्वेश्चन को पूरे को किसी एक के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम मेन के लिए, तो 3 आदमी उस काम को कितने 32 दिन में करते हैं और 7 वुमेन भी 32 दिन, तो मैंने मेन के लिए ले लिया, ये मेन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर तो 6 मेन और 2 वुमेन के लिए पूछा है और D2 हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पूरे को मेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना होगा, 3 × 32 एज इट इज़ रहेगा, ये मेन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर 6M तो ऑलरेडी था और यहाँ पे 2 वुमेन की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ से हम यहाँ पुटअप कर देते हैं 3/7 मेन। ये मेन में हो गया कन्वर्ट पूरा, इधर भी मेन है इधर भी मेन है। तो 3 × 32 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 6 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 1 + 3 × 6 होता है 6 इधर से और 6 इधर से कॉमन ले लिया मैंने, 1/7 और ये हो जाएगा D2। यहाँ मिलेगा 3 × 3 3 × 6 2 × 2 2 × 12 16 इज इक्वल टू 7 × 7 और 1 8 /7 D2। 8 × 8 8 दूनी 16 और 7 दूना 14। तो D2 की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी मिलेगी मुझे, 14 दिन। तो कितने 14 दिन में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था, मैं यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स, दोनों का अलग अलग दे के रखा था, अलग अलग में इतना कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का कंबाइन पूछा है। तो कंबाइन के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक की वैल्यू निकाल के पुटअप कर देंगे और यहाँ से वुमेन को मेन में या मेन को वुमेन में कन्वर्ट, किसी में भी एक में कन्वर्ट करके आप डेज निकाल सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम विल एन अमाउंट बिकम डबल ऑफ इट्स सम एट द इंटरेस्ट ऑफ 5% 100 पर एनम। अब इन्होंने कहा है कि समय पूछा है और राशि 5% की दर दे के रखी है, आपकी राशि दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी कितने में होगी, राशि क्या होती है, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, SI + P। अब ये जो अमाउंट इन्होंने कहा कि दुगना हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल का, और ये SI की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, P × R × T / 100 + P। यहाँ से P में कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बचेगा, P कॉमन ले लिया, R × T / 100 + 1। ये P से P कैंसिल हो गया, ये 2 इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी देके रखी है, 5 और टाइम आपसे पूछा है, डिवाइड बाय 100। ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 इज इक्वल टू 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 T डिवाइड बाय 20। और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो T की वैल्यू कितनी, 20 सेकेंड मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला अगर हम चेक करें कि अगर इस तरह से पावर दे के रखी हो दोनों, तो इन दोनों पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कंडीशन ट्रू है। दोनों के आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, मल्टीप्लाई नहीं होता है। दोनों के आधार समान हो और घातें डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो तो जुड़ती है, डिवाइड में हो तो माइनस होता है, तो ये भी रॉन्ग है, यहाँ पर माइनस आएगा। दोनों की पावर डिवाइड में हो और MN नहीं होता है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। लास्ट सेक्शन है फ्रेंड्स केमिस्ट्री का हमारा सेक्शन E, जिसके 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आपको लर्न ही हो जाएंगे, याद ही हो जाएंगे। तो चलिए इस सेक्शन को हम शुरू करते हैं। चलिए सेक्शन E केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स कौन जिम्मेदार है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है, और जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है टेम्परेचर का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑन द फॉलोइंग इज एन आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन आप सभी को पता है, PV इज इक्वल टू nRT। केमिस्ट्री का एक पोर्शन बनाइए और उसमें ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए फटाफट से, PV इज इक्वल टू nRT। तो कौन सा मैच कर रहा है, PVT इज इक्वल टू R होता है क्या, नहीं। PT इज इक्वल टू R भी होता है क्या, नहीं। VP, हाँ VP इज इक्वल टू R डिवाइड बाई T होता है क्या, नहीं। VP यानी PV इज इक्वल टू RT होता है। N की वैल्यू 1 कर दें तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज पॉइजनस। पॉइजनस गैस इन सभी में कौन सी, ऑक्सीजन होती है, तो हम मर जाते। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है क्योंकि इसको तो हम ही रिलीज़ करते हैं, हम पॉइजनस गैस रिलीज़ नहीं करते हैं। ऑल ऑफ अबव भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मॉलिकुलर मास ऑफ C2H2। मॉलिकुलर मास यानी आणविक द्रव्यमान कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इन सभी के आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक लगभग परमाणु द्रव्यमान दोनों लगभग सेम आते हैं। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये होता है 12 दूना 24 प्लस 2 25 26, तो कितना आया 26 U। आणविक द्रव्यमान को U से डिनोट किया जाता है, इसलिए U है। द फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन इज, हेक्सेन का सूत्र फ्रेंड्स क्या होता है, तो इसको याद करने की मैंने ट्रिक पूरा जो कार्बन और इसके कंपाउंड है उसमें मैंने बताई है कैसे याद करते, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। CnH2n+2 ये होता है एल्केन का सूत्र। अब C की वैल्यू आप 1 से शुरू कीजिए, 2 3 4, 1 लिखोगे तो वो क्या होगा मिथेन, 2 लिखोगे तो इथेन, 3 लिखोगे तो प्रोपेन, 4 लिखोगे तो ब्यूटेन, एन लगता जाएगा लास्ट में इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर किसका, हेक्सेन का, हेक्सा का मतलब होता है 6, मतलब एन की वैल्यू 6 रख दीजिए, तो C6 ये हो जाएगा 6 दूना 12, 12 और 13 14, H14। इस तरह से हमें हेक्सेन का फॉर्मूला मिल गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसको भी नोट कर लीजिए, केमिस्ट्री वाला जो फॉर्मूला का ट्रिक है उसमें। व्हाट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 3 मोल हैं यहाँ पे ना, ठीक है, चने नहीं है मोल है, में द्रव्यमान कितना है वो पूछा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो होता है उसका आपको परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए कितना होता है, लगभग मैंने बताया कि जो इनके परमाणु क्रमांक है उससे मिलता जुलता ही होता है। तो नाइट्रोजन का 14 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1 का 14 होता है, तो 3 मोल का, 1 मोल का 14 होता है, तो 3 मोल का कितना होगा, गुणित 14 कर दीजिए 42 ग्राम। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, तो ऑल ऑफ अबव। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बहुत IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, आपकी केमिस्ट्री की जो नोटबुक है उसमें जो आपको लास्ट टाइम पढ़ के जाना है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम होता है। C मतलब कुलाम चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कुलाम होती है, कभी एग्जाम में पूछ ली तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पिस्टल मेटल इज एन अलॉय ऑफ, बंदूक जो होती है पिस्तौल उसकी धातु किसका मिश्र धातु होती है, तो किसका होती है, कॉपर, टीन, लेड, जिंक और आयरन, सब कुछ मिक्स कर दिया जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज ट्रू, कौन सी सही है, Ca+H2O, COH कुछ नहीं होता है, ये बनेगी नहीं, होल्ट वाइज आएगा क्योंकि इसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बिल्कुल गलत है। Mgn2, Mg3n3 ऐसा कुछ नहीं बनता है। NH3 यहाँ पर N2 और H2 की रिएक्शन होती तब बनता है, तो ये भी रॉन्ग है। Ca कैल्शियम के वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो Ca होल्ट वाइज और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, तो ये बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर सिंप्लीफाई किया है। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस टेस्ट पेपर से रिलेटेड डाउट हो तो। और ये हमारा चैनल है जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की जो प्लेलिस्ट है हमने आप लोगों के लिए क्रिएट करी है, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स की मिल जाएगी आपको, फिजिक्स के टॉपिक वाइज, केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज और टेक्निकल मॉडल पेपर और ओरिजिनल पेपर भी यहाँ पर मिलेंगे, और साइंस और फिजिक्स के कॉम्बाइंड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप इन जो प्लेलिस्ट हैं इनके वीडियोस को देखिए, इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको सिंप्लीफाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में सिलेक्शन पाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।